हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी की पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसकी थ्योरी मैंने कंप्लीट कराया, उसके बाद मैं प्रश्नोत्तर करा रहा हूं। तो पिछले 2 वीडियो में मैं प्रश्नोत्तर में आपको 20 क्वेश्चन करा चुका हूं। 36 क्वेश्चन है पूरे, जिसमें हम चैप्टर के आखिरी में देख रहे हैं। तो वो उसमें से हम अब 21st वाला क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो 21वां प्रश्न है का जब डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन यानी N2 और O2 ठीक है अभिक्रिया द्वारा भिन्न यौगिक बनाती हैं तो निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या आंकड़े प्राप्त होते हैं? 14 ग्राम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। 14 ग्राम नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम, इसका 28 ग्राम तो इसका 32 ग्राम, इसका 28 ग्राम तो इसका 80 ग्राम। ये प्रायोगिक आंकड़े रासायनिक संयोजन के किस नियम के अनुरूप हैं बताइए। तो ये जो हैं सरल अनुपात या गुणित अनुपात के नियम के आधार पे हैं। कैसे हैं देखिए, 14 के साथ 16 है, यानी कि ये अगर हम मान लें कि 1:1 मान लें ऑक्सीजन का, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो है 14 परमाणु द्रव्यमान 14 है अणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का 16 है परमाणु द्रव्यमान। तो 1:1 माने, यहाँ पर 1:2 मान लेंगे, है ना, यहाँ पर 2:2 मान लेंगे, इस टाइप से होता जाएगा। तो एक निश्चित अनुपात में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गुणनफल के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं, गुणित अनुपात के नियम के आधार पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यदि नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 ग्राम स्थिर माना जाए तो इन चारों स्थितियों में ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32, 64, 32 और 80 ग्राम प्राप्त होता है, जो 2, 4, 2 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, तो इसलिए ये गुणित अनुपात के नियम या सरल गुणित अनुपात के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जिसका उत्तर हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है इसी प्रश्न में, उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरिए। अब रिक्त स्थान में क्या भरना है देखिए, जैसे 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है और कितने पिकोमीटर के बराबर है, वैसे 1 मिलीग्राम कितने किलोग्राम और कितने नैनोग्राम, 1 मिलीलीटर कितने लीटर और कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, इनको हमको भरना है। देखिए, आपको पता है कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, ठीक है, और 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और गुणित 100 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, मतलब यहां पर आपको सीधे सीधे कर देना है चाहे तो। मिलीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का 1000वां भाग। ठीक है, मतलब 1000 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर है और 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 1000 गुणित 1000 कर देंगे तो आपको उसका उत्तर आ जाएगा। सीधे सीधे देखिए कि 1000 ये हुआ और 1000 ये हुआ, क्योंकि इसने पहले सेंटीमीटर लिखा है। सेंटीमीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर करेंगे तो ये 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर 10 से और गुणा कर देंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा। तो 1000 मीटर गुणित 1000 मिलीमीटर बराबर, तो ये 10 के घात 3 ये हो गया और ये दोनों मिला के 10 के घात 3 हो गया, तो 10 के घात 6 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर 10 के घात 6 मिलीमीटर हुआ। ठीक है, अब पिकोमीटर के बारे में समझिए। पिकोमीटर का मतलब होता है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के घात 12 माइनस 12। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि 10 के घात 12 पिकोमीटर बराबर 1 मीटर होगा। ठीक है, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ऐसा है कि 10 के घात 12 और 1000 यानी 10 के घात 3, तो 10 के घात 3 बराबर हो गया 10 के घात 15, तो 10 के घात 15 हो जाएगा पिकोमीटर। आया भी होगा देखिए कहीं पर, ये देखिए 10 के घात 15 पिकोमीटर। इसको समझ पाए आप लोग कैसा किया हमने? देखिए
10 के घात 12 पिकोमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो सबको गुणा कर देना है आपको। तो 10 के घात 12 और 10 के घात 3, इन दोनों गुणा करोगे तो 10 के घात 15 आ जाएगा, पिकोमीटर हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ। तो 10 के घात 6 मिलीमीटर और 10 के घात 15 पिकोमीटर। अब इसको मिटाऊंगा तो पूरा मिट जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए 1 मिलीग्राम बराबर 1 किलोग्राम, कितने किलोग्राम? तो ध्यान दीजिए, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, ठीक है, और 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। ये देखिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो 10 के घात 3 और 10 के घात 3, 10 के घात 6 हो गया, ठीक है। तो 10 के घात 6 मिलीग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है ना। तो अगर हम 1 मिली बराबर कितने किलोग्राम, तो 10 के घात -6 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये आया होगा, देखिए, ये देखिए 10 के घात -6, ये आ गया उत्तर। कैसे सॉल्व करना है इसको यहाँ पर दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे। जैसे शुरू में हमने गुणा गुणा कर दिया, इसको भी गुणा गुणा कर दिया है ना। यहाँ पर 10 के घात -12 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, तो हमने लिख दिया। यहाँ पर 1 मिलीग्राम 1 ग्राम का 1000वां भाग है, और 1 किलोग्राम 1000वां भाग ग्राम के है, मतलब ग्राम 1000वां भाग है किलोग्राम का। तो सबको गुणा किए तो -6 आया, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितने नैनोग्राम आ रहा है, तो नैनोग्राम आएगा 10 के घात 3 और 10 के घात 9, यानी 10 के घात 12 आएगा। आया क्या दूसरे में, नैनोग्राम में 10 के घात 12 नैनोग्राम आना चाहिए, क्योंकि किलोग्राम, अच्छा मिलीग्राम को पूछा है ना यहाँ पर, ये मिलीग्राम को कितने कितने नैनोग्राम पूछ रहा है ना। तो अब देखिए, चूंकि हमने 10 के घात 12 नैनोग्राम 1 किलोग्राम को निकाला, और 1 किलोग्राम मिलीग्राम के बराबर होता है 10 के घात 6, तो 6 कट गया तो 6 बचेगा, तो ये सही आया है, 10 के घात 6 नैनोग्राम, है ना। यहाँ पर 10 के घात 6 नैनोग्राम। फार्मूला कैसे लिखना है, तो 1 मिलीग्राम है ना, 1 ग्राम का 1000वां भाग है 1 मिलीग्राम, और 1 नैनोग्राम 10⁻⁻9 है, तो कुल मिला के हो गया 10⁻6 नैनोग्राम, ठीक है। 1 मिलीलीटर कितने लीटर है, तो 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है, तो 10 के घात 3 हो जाएगा ये, ठीक है। आएगा क्या, ये देखिए 10 के घात 3 है ना, क्योंकि आप नीचे कर दिए 1 मिलीलीटर 1000 ml के बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है। अब 1 डेसीमीटर क्यूब अगर आप करेंगे 1 मिलीलीटर को, तो कितना होगा, इसको देखिए। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 डेसीमीटर बटा 10 के घात 10 सेंटीमीटर, गुणित 1 डेसीमीटर बटा 10 के घात 10, एक मतलब 10 टू पावर क्यूब है ना, ये 10 टू पावर क्यूब है, मतलब क्यूब है। तो क्यूब में 3 बार हमने गुणा किया, तो 3 बार गुणा किया तो ये हो गया 1 2 3 -3, और ये सब कट पिट गए, तो 1 मिलीलीटर बराबर 10 टू पावर -3 जो है डेसीमीटर क्यूब, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न 21 हो गया, थोड़ा सा लेंदी हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़े लेंदी होते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 22 नंबर, यदि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, तो 2 नैनो सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। 1 सेकंड में इतना, तो नैनो सेकंड में कितना, नैनो का मतलब है 10⁻⁹, तो इसका 3 × 10⁸ × 10⁻⁹ करना पड़ेगा हमको, ऐसे ही आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और 200 दो लिखा है 2, तो 2 कर देंगे इसमें, है ना। चलिए देखिए क्या लिखा है, तय दूरी वेग गुणित समय, वेग है ये
ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया है लग रहा है मुझे, मैं भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया इसको। 1 मिनट, 30 गुणित 200 नैनो सेकंड है ना, डॉट लगाना भूला ही है, ये यहाँ पर डॉट लगेगा और यहाँ पर डॉट लगेगा। ठीक है, अब ठीक है ना, बिल्कुल सेम वैसे उतार लीजिए। तो वेग है 3 गुणित 10 से घात 8 मीटर प्रति सेकंड और समय है 2 नैनो सेकंड। ठीक है, तो नैनो सेकंड का मतलब क्या हुआ? नैनो सेकंड का मतलब हुआ 10 टू पावर -9, ये नैनो सेकंड हुआ। ठीक है, ये ऐसा। ठीक, अब इसको पूरा गुणा करें तो ये 2 ही है ना, 200 नहीं है, 2 ही है, तो 3 दूनी 6 हो गया ये। ठीक है, ये 3 दूनी 6 गुणित 10 के घात -1, ऐसे ही हुआ ना, ठीक तो है। तो -1 को हटाएंगे तो 0.6 आएगा, 0.6 मीटर। अब एकदम सही है, देखिए 0.6 मीटर आ गया। तो हमको सीधा सीधा गुणा कर देना है। तो यहाँ पर डॉट नहीं लगा है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर डॉट लगेगा, यहाँ पर डॉट लगेगा, यहाँ पर डॉट लगेगा। ठीक है, तो अब ये उत्तर एकदम सही आएगा। नैनो सेकंड को 10 टू पावर -9 से गुणा कर देंगे तो आपका नैनो सेकंड हो जाएगा। अब बाकी पूरा आप गुणा कर दीजिए, एकदम सही है क्वेश्चन। लेकिन आंसर में ये डॉट नहीं लगाया है, ये जिस बुक से मैंने लिया है उसका ये थोड़ा सा गड़बड़ी है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया A + B2 = AB2, ये AB2 में निम्नलिखित अभिक्रिया मिश्रणों में से सीमांत अभिकर्मक यदि कोई हो तो ज्ञात करें। देखिए, अब सीमांत अभिकर्मक पूछ रहे हैं। ठीक है, A + B2 = AB2 ऐसा रहेगा ना ये, इसमें सीमांत अभिकर्मक। पहला, A के 300 परमाणु और B के 200 अणु लिए तो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा B। ठीक है, क्योंकि अणु है ना, ये अणु 200 ले रहे हैं, बराबर यूज होने चाहिए। अगर मान लो A को 300 लिए तो B2 को भी 300 लेंगे तो AB2 300 बनेगा, लेकिन आपने इसको 200 ही लिया है, इसलिए फाइनली ये 200 ही बनेंगे। तो सीमांत अभिकर्मक इसे B आ जाएगा। देखिए, दी गई अभिक्रिया के अनुसार A + B2 = AB2, A का A परमाणु AB के 1 परमाणु से विक्रिया करता है। ठीक है, तो A के 300 परमाणुओं के लिए B के 300 अणु की आवश्यकता होगी, लेकिन चूंकि B 200 अणु ही दिए गए हैं, 100 अणु की कमी है, इस प्रकार सीमांत अभिकर्मक हो गया B, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे 200 के हिसाब से चलेगा, 300 के हिसाब से नहीं चलेगा। तो इसमें सीमांत अभिकर्मक B है, तो मैं पहले बता दिया। ठीक है, अब यहां पर 2 मोल A और 3 मोल B लिया है। देखिए, तो A का तो 2 मोल A का तो 2 मोल A बन जाएगा, लेकिन 3 मोल B का सिर्फ 1.5 मोल B2 बनेगा। ठीक है, तो अभी भी आधे मोल की जरूरत है, क्योंकि ये 2 मोल है, ये 1.5 मोल हो गया, तो अभी भी सीमांत अभिकर्मक B है। ये देखिए, A के 1 मोल B के 1 मोल से अभिक्रिया करते हैं, B2 के 1 मोल से अभिक्रिया करते हैं। A के 2 मोल B के 2 मोल से अभिक्रिया करेंगे, B के 3 मोल उपस्थित है, जो अधिकतम है। इस प्रकार A एक सीमांत अभिकर्मक है। ये गलत दे दिया है, थोड़ा ध्यान से देंगे आप। यहां पर क्या लिखा है, देखिए, उत्तर गलत बनाया है इसने। A के 2 मोल है और B के 3 मोल, लेकिन B के 3 मोल से सिर्फ 1.5 मोल B2 बनेंगे। हमको B2 चाहिए, रिएक्शन में B2 यूज हो रहा है, ये गड़बड़ मामला है। तो उत्तर इसमें एक्चुअली इस तरह से आएगा कि चूंकि 3 मोल B से 1.5 मोल B2 बनेंगे, जो कि 2 मोल से कम है, तो अभी भी B यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक है। यहाँ पर उत्तर गलत दे दिया है। A के 100 परमाणु और B के 100 अणु अब ये बराबर हैं, इसमें कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं है। देखिए, A के 100 B के 100 अभिक्रिया करेंगे, इस प्रकार दोनों में कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं है। नेक्स्ट, A के 5 मोल B के 2.5 मोल, तो अब इसमें फिर से सीमांत अभिकर्मक जो है B आ जाएगा, क्योंकि B के 2.5 मोल ही हैं, तो एक्चुअली 1.5 मोल ही हो पाएगा। B एक सीमांत अभिकर्मक है यहाँ पर भी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, A के 25 मोल B के 5 मोल, A के 25 B के 5, तो अभी भी यहाँ पर B सीमांत अभिकर्मक है।
ये क्या लिखा है, ए के 2.5 मोल बी के 2.5 मोल के साथ अभिक्रिया करेंगे, इस प्रकार बी अधिकता में बचा रहेगा, अतः ए एक सीमांत अभिकर्मक है। 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है ना वो गलत छपा है। क्वेश्चन क्या लिखा है, ए के 25 मोल और बी के 5 मोल लिखा है ना, एक्चुअली ये बी के 50 मोल है। ठीक है, बी के 50 मोल है। यहाँ पर जो दिया है ये बी के 50 मोल है और ए के 25 मोल है, तो ए यहाँ पर कम हो गया, तो ए यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक है। क्वेश्चन अगर गलत छपा है इस बुक में, लेकिन क्या करें, हिंदी मीडियम में कोई और बुक में है नहीं क्वेश्चन आंसर, है ना, तो मजबूरी हो जाती है कि जहाँ पर दिया है उसी से लेना पड़ता है हमको, है ना। अब हम लोग टाइप करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, उतना टाइम नहीं निकल पाता है हम लोगों के पास, दिक्कत ये हो जाता है। प्रश्न 24, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 2 मोल अमोनिया के लिए 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन लगते हैं। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन, यदि 2 × 10³ ग्राम डाई नाइट्रोजन 1 × 10³ ग्राम डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो प्राप्त अमोनिया का द्रव्यमान परिकलन करें। दूसरा, क्या दोनों में कोई अभिकर्मक शेष बचेगा, यदि हाँ तो कौन सा उसका द्रव्यमान क्या होगा, कौन सा बचेगा। देखिए, अभिक्रिया हम जानते हैं ऐसा है, N2 3H2 2NH2, 1 मोल 3 मोल 2 मोल कैलकुलेट करेंगे तो 1 मोल 28 के बराबर है, ये 3 मोल जो है 6 ग्राम के बराबर है और 2 मोल अमोनिया जो है 17 दूनी 34 ग्राम के बराबर है। मतलब जहाँ पर 28 ग्राम नाइट्रोजन यूज़ होगा वहाँ पर 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ होगा और 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2 × 10³ ग्राम डाई नाइट्रोजन और 1 10³ ग्राम डाई हाइड्रोजन, ये दोनों यूज़ हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों को लिख दिया है, 2 × 10³ ग्राम डाई नाइट्रोजन अभिक्रिया करेगी कितने ग्राम से, तो देखिए जहाँ पर 28 ग्राम नाइट्रोजन होता है वहाँ पर सिर्फ 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ होता है। ठीक है, तो इतने ग्राम नाइट्रोजन में कितने ग्राम हाइड्रोजन यूज़ होगा, तो 6/28 × 2.10³ इतने ग्राम, यानी 428.57 ग्राम डाई हाइड्रोजन यूज़ होगी इतने में। ठीक है, 428.57 ग्राम डाई हाइड्रोजन यूज़ होगी, जबकि डाई हाइड्रोजन ज़्यादा दिया हुआ है, 1000 ग्राम दिया हुआ है, तो 1000 ग्राम में से 428 ग्राम यूज़ हो गया। ठीक है, तो कितना बचा, 500 आपका 28 82 3 72 78 72, तो उतना बचा। ठीक है, देखिए स्पष्ट है, डाई हाइड्रोजन अधिकतम में है, डाई नाइट्रोजन एक सीमांत अभिकर्मक है, 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन से उत्पन्न अमोनिया 34 ग्राम होता है, तो इतने ग्राम डाई नाइट्रोजन से, चूंकि नाइट्रोजन ही कम है हाइड्रोजन तो ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे अपन, तो इतने ग्राम अमोनिया बनेगी। ठीक है, और 1000 में से इसको माइनस कर दोगे, ठीक है, इसको माइनस कर दोगे उतनी हाइड्रोजन बच जाएगी, मतलब ये 500 और 572 ग्राम के आसपास हाइड्रोजन बचेगी। ये देखिए 571.43 ग्राम हाइड्रोजन बचेगी, क्योंकि जितना यूज़ हुआ हाइड्रोजन उतना यूज़ हुआ, बाकी बच जाएगा 1000 ग्राम में से, ऐसा हुआ ये। ठीक है, अब है नेक्स्ट प्रश्न, 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट और 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट में क्या अंतर है। देखिए 0.5 और 0.50 में क्या अंतर है, तो एक्चुअली अब इसमें क्या अंतर है पूछ रहे हैं। देखिए पहले तो आप मोलर द्रव्यमान निकालिए, सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान, तो सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो उनका डालेंगे तो 106 आ रहा है। ठीक है,
तो 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट से तात्पर्य है 0.5 इंटू 106 यानी 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। यह केवल द्रव्यमान को संदर्भित करता है। 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट से तात्पर्य है 0.5 मोलर। देखिए यहां पर मोल लिखा है, यहां पर मोलर है, ध्यान रखेंगे। अर्थात सोडियम कार्बोनेट के 53 ग्राम 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। इस प्रकार यह विलयन के सांद्रण को बताता है। मतलब लिखने का तरीका देखिए, 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट कह देने से 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ये है, बस तौल के रख लीजिए। लेकिन 0.5 मोलर सोडियम कार्बोनेट का मतलब है ये विलियन है, मोलर लिखा है ये, ठीक है, तो मोलर है ये, तो विलियन को दिखा रहा है, विलियन की सांद्रता को दिखा रहा है, ठीक है। 26, यदि डाई हाइड्रोजन गैस के 10 आयतन डाई ऑक्सीजन गैस के 5 आयतन के साथ अभिक्रिया करे तो जल वाष्प के कितने आयतन बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर ट्वाइस H2 O2 और ट्वाइस H2 दो आयतन, इसके दो, इसके एक आयतन से अभिक्रिया करके 2 आयतन बनाते हैं। तो ये 10 है और ये 5 है, तो इसके बनेंगे 10, नहीं सॉरी, ठीक तो है, 10 तो बनेंगे, 1 मिलके 2 बना रहे हैं, तो 10 और 5 मिलके 10 बनाएंगे, एकदम सही है, ठीक है। ये देखिए डाई हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन के साथ अभिक्रिया करके जल वाष्प के 2 आयतन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के 10 ऑक्सीजन के 5, तो जल वाष्प बनेंगे 10, 2 1 2, ठीक है। तो एकदम सिंपल है ये। तो निम्नलिखित को मूल मात्रकों में परिवर्तित करें। 28.7 पिकोमीटर, 15.515 यूएस, ये माइक्रोग्राम होना चाहिए एक्चुअली, थोड़ा सा गलत छपा है ये, ठीक है, ये माइक्रो सेकंड है एक्चुअली, माइक्रो सेकंड, ठीक है। और तीसरा है 25,365 मिलीग्राम, ठीक। तो पिकोमीटर का मतलब होता है 10 के घात -12, ठीक है। तो 28.7 का 10 के घात -12 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 28.7 गुणित 10 के घात -12 लिख सकते हैं, और नहीं तो देखिए 28.7 गुणित 10 के घात -12 है, ठीक है। तो अगर आप दशमलव को लेफ्ट हैंड में ले जाते हो तो 10 के घात में प्लस जुड़ जाता है, ऐसा, तो इसमें +1 जोड़ेंगे तो -11 हो जाएगा। 2.87 10 के घात -11। दशमलव को लेफ्ट में ले जाते हैं तो 10 के घात बढ़ता है, राइट में ले जाते हैं 10 के घात घटता है। तो -12 से बड़ा है -11, बढ़ा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 15.15 माइक्रो सेकंड है ये, ठीक है, छप्पा ठीक से नहीं था, माइक्रो सेकंड। माइक्रो का मतलब होता है 10 से घात -6, तो 15.15 गुणित 10 से घात -6, अगर आप इसमें फिर से लेफ्ट में ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.515 10 से घात -5, ठीक। 25,365 मिलीग्राम, और मिलीग्राम का मतलब होता है 10 के घात -3 ग्राम, और 10 के घात -3 ग्राम का होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम में बदलने के लिए बोल रहा है, क्योंकि मूल मात्रक तो किलोग्राम है। तो इसका 2 बार 10 के घात -3 से गुणा कर देंगे। ये देखिए 10 के घात -3, 10 के घात -3, ठीक है। तो 10 के घात -6, अब -6 में 1 2 3 4 पॉइंट इधर ले आएंगे तो -2 ही बचेगा। तो 2.5365 10⁻² किलोग्राम। आप समझ पाए इसको? देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो यह देखिए मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदला, फिर ग्राम को बाद में किलोग्राम में बदला, तो -3 करते चले गए तो -6 हो गया। इस तरह से वो बढ़ता चला गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? 1 ग्राम गोल्ड,
1 ग्राम सोडियम, सॉलिड सॉलिड है दोनों, 1 ग्राम लिथियम और 1 ग्राम क्लोरीन Cl2 ग्राम गैस। ठीक है, तो देखिए गोल्ड का, देखिए इन सभी में 1-1 ग्राम दिया है, परमाणु की संख्या किस में ज़्यादा रहेगी? तो 1 ग्राम गोल्ड जो होता है, देखिए गोल्ड का जो परमाणु द्रव्यमान है 197 है। ठीक है, 197। तो अगर 197 ग्राम लेंगे तो ये 6.02 10⁻23 परमाणु रहेंगे अगर 197 ग्राम लिए तो। सोडियम को 23 ग्राम लेंगे तो इतना रहेगा, लिथियम को 3 ग्राम लेंगे तो इतना रहेगा, और क्लोरीन को 35.5 × 2 माने 71 ग्राम, 35 दूनी 70, 71 ग्राम, 71 ग्राम लेंगे तो इतना होगा। चूंकि Cl2 है 35.5 × 2 करना पड़ेगा, लेकिन सबका 1-1 ग्राम लिया है आपने। इसका 197 ग्राम में इतना होगा, इसका 23 ग्राम में इतना, इसका 3 ग्राम में और इसका 71 ग्राम में। तो सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या लिथियम में रहेगी, क्योंकि सिर्फ 3 ग्राम में ही अधिकतम पहुंच जा रहा है। सबके परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट कर सकते हो इसी फार्मूला से, ये पूरा दिया है देख सकते हैं, है ना। 6.022 10⁻23 को 197 से, 23 से, और लिथियम का 7 है ना, लिथियम का 7 है, 3 तो उसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु द्रव्यमान 7 है, तो 7 से भाग करेंगे इसका 197 से। देखिए इन सभी में कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। 6.022 10⁻23 लेंगे और इनके जो परमाणु द्रव्यमान है उनसे भाग कर देंगे। इसका 197, इसका 23, ठीक है, इसका 7 और इसका 71, ये देखिए 71, इनसे भाग करेंगे तो उतने परमाणु मिलेंगे आपको। तो सबसे ज़्यादा परमाणु लिथियम का मिलेगा, क्योंकि इसका भाग केवल 7 से हो रहा है ना। सभी का उत्तर आया है देख सकते हैं, इसका उत्तर आया है इतना गोल्ड का 3.057 10⁻21, इसका 2.618 10⁻22, 8.603 10⁻22 और इसका है 1.696 10⁻22। तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या इसी में दिख रही है आपको, देखिए 8.6। इन सभी में 10⁻22 आना चाहिए, ये 21 भी आ रहा है तो वो तो छोटा हो गया और, है ना। गोल्ड का सबसे कम है और सबसे ज़्यादा लिथियम का है। लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर क्लोरीन है, फिर गोल्ड है। परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अभी इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, फिर एक और क्लास लेकर के इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें अब थोड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे तो 1 या 2 क्लासेस और लग जाएंगे हमको। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं ना। थैंक यू, बाय।